नेपाल एक ज्यूल जो मजेस्टिकली हिमालयास में बसा है, एक पिक्चर है ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी और गहरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का। यह रिमार्केबल देश लैंडलॉक्ड होते हुए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अपने एक्सटेंसिव बॉर्डर्स दियो एशियन जायंट्स, इंडिया जो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है, और चाइना, खासकर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो इसके उत्तर में है, के साथ शेयर करता है। इसकी यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशनिंग ने न सिर्फ इसके क्लाइमेट और टोपोग्राफी को शेप किया है, बल्कि इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भी क्रूशियल रोल निभाया है, अलग अलग कल्चर्स और सिविलाइजेशंस के लिए एक वाइब्रेंट क्रॉसरोड्स बनकर। माइटी हिमालयन पीक्स, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं, एक एंशिएंट लैंड की रखवाली करते हुए जो मिथ, लेजेंड और एक वेरिफाइबल हिस्ट्री से भरी है, जो हजारों साल पुरानी है और दुनिया भर के लोगों को ऑ और एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट करती है। नेपाल का हिस्ट्री सिर्फ कुछ सदियों का क्रॉनिकल नहीं है, ये एक एपिक सागा है जो एंशिएंट टाइम्स से चला आ रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक बनाता है। ये सेक्रेड लैंड अनादि काल से ह्यूमन एक्टिविटी, कल्चर और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का एक वाइब्रेंट सेंटर रहा है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स इस बात का कंपेलिंग एविडेंस देते हैं कि इन घाटियों में सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज बहुत पहले से फ्लरिश कर रही थीं, जब कई मॉडर्न नेशंस बने भी नहीं थे। खासकर फर्टाइल काठमांडू वैली नेपाली सिविलाइजेशन का पालना रही है, जिसने आर्ट, आर्किटेक्चर और यूनिक ट्रेडिशंस को नर्चर किया है, जो आज भी अस्टाउंड और इंस्पायर करते हैं। नेपाल को समझना मतलब ह्यूमन हेरिटेज के एक गहरे कुएं को समझना है, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर और हर ट्रेडिशन में हिस्ट्री सांस लेती है। जरा सोचिए इस बारे में। नेपाल का नाम सुनते ही सीरीन माउंटेन्स और एंशिएंट विजडम की इमेजेस मन में आती है। वेदास और पुराणास जैसे सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट्स में शुरुआती मेंशंस इस मिस्टिकल रीजन की ओर इशारा करते हैं, इसे डिवाइन बीइंग्स और एपिक इवेंट्स से जोड़ते हैं। किराती लोगों को अक्सर सबसे पहले रूलर्स के तौर पर साइट किया जाता है, जिसके बाद और भी सिग्निफिकेंट पीरियड्स आए जिन्होंने तीश की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी की नींव रखी। यह लैंड आइसोलेटेड नहीं था, बल्कि यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के ब्रॉडर हिस्टोरिकल करंट्स में एक डायनामिक पार्टिसिपेंट था। इन एंशिएंट टाइम्स की इकोज आज भी नेपाली लोगों की डेली लाइफ्स में, उनके रिचुअल्स, उनके फोकलोर और इस सीक्रेट ज्योग्राफी में बसने वाले एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के लिए उनके डीप रिस्पेक्ट में स्ट्रांगली रेजोनेट करती है। नेपाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। स्टेइंग तक इसने इंडियन प्लेन्स और तिब्बतन प्लेटो के बीच एक क्रूशियल बफर स्टेट और एक वाइटल ट्रेड लिंक का काम किया है। इस यूनिक पोजीशन ने न सिर्फ सामानों के एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया, बल्कि आइडियाज, रिलीजन्स और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के इनवैल्यूएबल ट्रांसमिशन को भी आसान बनाया। इंडिक और साइनो तिब्बतन कल्चर्स के इंटरप्ले से एक सिंक्रेटिक हेरिटेज बनी है, जो बिल्कुल नेपाली है। ये कल्चरल अमेल्गमेशन हर जगह दिखाई देती है। इसके टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स से लेकर डाइवर्स लिंग्विस्टिक टैपेस्ट्री और दुनिया के मेजर रिलीजन्स के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस तक। इसलिए नेपाल की जियोग्राफी एक संगम और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्चरल रिचनेस की भूमि के तौर पर इसके डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। नेपाल का हिस्टोरिकल नैरेटिव पावरफुल डायनेस्टीज के बनने और बिगड़ने के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनमें से हर एक ने इसके कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। सबसे शुरुआती और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में लिच्छाविस थे, जिन्होंने नेपाल के क्लासिकल एज की शुरुआत की, जो रिमार्केबल आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल एफ्लोरेसेंस का पीरियड था। उनका रेन, जो लगभग 4वीं से 9वीं सदी ईसा तक चला, में ट्रेड का फ्लोरिशिंग, सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म थियोनों को पैट्रनेज मिला। लिच्छाविस अपने स्टोन इंस्क्रिप्शंस के लिए रिनाउंड थे, जो उस एरा में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स थीटे हैं। उनके स्किल्ड आर्टिजन्स ने ऐसे मास्टरपीसेस बनाए जो आज भी काठमांडू वैली के एंशिएंट सिटीज की शोभा बढ़ाते हैं, जो उनकी रिफाइंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज और डीप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस का टेस्टमेंट है। लिच्छावी पीरियड के बाद माला डायनेस्टी प्रोमिनेंस में आई, जिसने काठमांडू वैली पर रूल किया, जो तब कई इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में बंटा हुआ था, जिनमें सबसे नोटेबल काठमांडू, पाटन और भक्तपुर थे। मल्ला एरा, खासकर 12वीं से 18वीं सदी तक, को अक्सर नेपाली आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए गोल्डन एज माना जाता है।
ये रूलर्स आर्ट्स के ग्रेट पेट्रन्स थे, जिन्होंने इलैबोरेट टेम्पल्स, इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन विंडोज, स्टनिंग मेटल वर्क और वाइब्रेंट रिलीजियस पेंटिंग्स बनवाए। इन 3 शहरों में मैग्निफिसेंट दरबार स्क्वायर्स अपने पैलेसेस और पागोडास के आरे के साथ मलस के आर्टिस्टिक विजन और उनकी डीप डिवोशन के एंड्यूरिंग मॉन्यूमेंट्स के तौर पर खड़े हैं। इस पीरियड में एक रिमार्केबल कल्चरल सिंथेसिस और यूनिक न्यूवारी ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट देखा गया। मला पीरियड का फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप आखिरकार पृथ्वी नारायण शाह के राइज के साथ एक न्यू चैप्टर में बिथेल गया। जो गोरखा की छोटी सी प्रिंसिपैलिटी के एम्बिशियस किंग थे, उन्होंने मिड 18th सेंचुरी में यूनिफिकेशन का एक रिमार्केबल कैंपेन शुरू किया, जो एक बड़े स्ट्रॉन्गर नेपाल के विजन से ड्रिवन था। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एस्ट्यूट डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स की सीरीज के जरिए उन्होंने सफलतापूर्वक कई वॉरिंग किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज को एक साथ मिलाया। 1768 में उनकी फोर्सेस ने काठमांडू वैली को कॉन्कर किया और उन्होंने काठमांडू को अपने न्यूली यूनिफाइड किंगडम की कैपिटल डिक्लेयर किया। इस पिवटल इवेंट ने मॉडर्न नेपाल की फाउंडेशन रखी, शाह डिनेस्टी को इसके रूलर्स के तौर पर एस्टैब्लिश किया और नेशन के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के लिए स्टेज सेट किया। शाह डिनेस्टी ने नेपाल पर रूल करना कंटिन्यू रखा, लेकिन मिड 19th सेंचुरी में राणा फैमिली के राइज के साथ उनकी अथॉरिटी काफी कम हो गई। जुंग बहादुर राणा ने 1846 में पावर सीज कर राणा प्राइम मिनिस्टर्स का हेरेडिटरी सिस्टम एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने एक स्थिर से जातिया समय तक देश पर इफेक्टिवली रूल किया, जबकि शाह मोनार्क्स जातिया पर सेरेमोनियल फिगर्स बने रहे। राणा रजीम को उसके ऑटोक्रेटिक रूल, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज और अपनी पावर और वेल्थ को कंसोलिडेट करने पर फोकस करना चाहिए जाता था। राणा इस पीरियड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, इसने पॉलिटिकल रिसर्च को डिसिप्लिन और पावर सोसाइटी को रिस्टोरेट किया। राणा जिसने शाह की रिस्टोरेशन धीरे-धीरे आउटसाइड वर्ल्ड के लिए खुलने का रास्ता बनाया। त्यूनिया की स्पिरिचुअल जियोग्राफी में नेपाल का अनपैरेलल्ड पोजीशन है, क्योंकि यह सिद्धार्थ गौतम का रिवर्ड बर्थ प्लेस है, जो बाद में लॉर्ड बुद्धा द एनलाइटेंड वन के नाम से जाने गए। लुम्बिनी दक्षिणी नेपाल के टेराई मैथियानो में एक ट्रैंक्विल साइट है, जहां क्वीन माया देवी ने 623 BCE में सिद्धार्थ को जन्म दिया था। यह सेक्रेड प्लेस, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दुनिया भर से मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करता है। अलग अलग देशों के बुद्धिस्ट कम्युनिटीज द्वारा बनाए गए मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स लुम्बिनी के लैंडस्केप पर फैले हुए हैं। हर एक अपने यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है और सभी प्रिंस ऑफ पीस को होमेज देते हैं। लुम्बिनी का एग्जिस्टेंस नेपाल को एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ऑरा देता है, जो इसे ह्यूमैनिटी के लिए पीस और कॉन्टेम्पलेशन का बीकन बनाता है। नेपाल का कल्चरल लैंडस्केप हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के डीप और हार्मोनियस इंटरमिंगलिंग से और भी एनरिच होता है। ये थियो डोमिनेंट फेथ्स हैं, जो स्थियों से पीसफुली कोएग्जिस्ट करते आए हैं। कई डीइटीज और फेस्टिवल्स थियोनो रिलीजन्स के बीच शेयर्ड हैं, और हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट स्टूपास को साइड बाय साइड देखना कॉमन है, जो नेपाली सोसाइटी को डिफाइन करने वाले रिमार्केबल रिलीजियस टॉलरेंस और सिंक्रेटिज्म का टेस्टामेंट है। काठमांडू में सेक्रेड हिंदू श्राइन पशुपतिनाथ टेम्पल पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से डिवोटीज को ड्रॉ करता है, जबकि बुधानाथ और स्वयंभूनाथ के ग्रेट स्टूपस बुद्धिस्ट वर्शिप और पिलग्रिमेज के आइकॉनिक सेंटर्स हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस का यह सीमलेस ब्लेंड नेपाल की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी का कॉर्नरस्टोन है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड हेरिटेज का एनवायरनमेंट फॉस्टर करता है। इसके रिलीजियस फैब्रिक के अलावा नेपाल डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स का एक वाइब्रेंट मोज़ेक है, जिनमें से हर एक की अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, जो नेशन के रिच कल्चरल टैपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है। हाई हिमालयाज के शर्पास, जो अपनी माउंटेनियरिंग प्रोग्रेस के लिए रिनाउंड है, काठमांडू वैली के न्यूअर्स, जो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए सेलिब्रेटेड है, और टेरी प्लेन्स के थारुस अपनी यूनिक इंडिजिनस कल्चर के साथ नेपाल ह्यूमन डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन है। इसके बॉर्डर्स के अंतर 125 से ज्यादा डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स और 120 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो इसे अपने साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिकली और कल्चरली डाइवर्स कंट्रीज में से एक बनाता है। यह इनक्रेडिबल वैरायटी डिवीजन का सोर्स नहीं, बल्कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ और नेशनल प्राइड का वेलस्प्रिंग है। यह कल्चरल डाइवर्सिटी नेपाल के कलरफुल फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल अटायर, फोक म्यूजिक
और डांस फॉर्म्स में विविडली एक्सप्रेस होती है। दशैन और तिहार, बुद्धा जयंती, भोसाल और ईद जैसे फेस्टिवल्स बड़े इंथुजियाज्म के साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कम्युनिटीज को जॉयस सेलिब्रेशन में एक साथ लाते हैं। ट्रेडिशनल नेपाली क्लोथिंग जैसे पुरुषों के लिए टोरा सुरुवाल और महिलाओं के लिए गुंगू चोलो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में स्टाइल और मटेरियल में वेरी करता है, जो लोकल कस्टम्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कैरेक्टर्स, वाइब्रेंट फोक सॉन्ग्स और डांसेस जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, heroism, love और daily life details में रहते हैं। इस fascinating human relation के cultural panorama को और भी enrich करता है, जिससे हर कोई लाइक डिस्कवरी बन जाता है। मॉडर्न एरा में नेपाल की जर्नी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मार्केट रही है, जिसका कल्मिनेशन थियो पुरानी मोनार्की से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हिस्टोरिक शिफ्ट के रूप में हुआ। 20th सेंचुरी में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गवर्नेंस में पॉपुलर पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ती एस्पिरेशंस देखी गईं। 1990 में एक पीपल्स मूवमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। 1996 में शुरू हुई एक डेकेड लॉन्ग माओइस्ट इंसर्जेंसी ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को और रीशेप किया। आखिरकार 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक लैंडमार्क डिसीजन के बाद 240 साल पुरानी शाह मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, जिसने इसके लंबे और स्टोरीड हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की, जिसका एम ग्रेटर इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस था। नेपाल के एंशिएंट सिटीज, खासकर काठमांडू वैली के अंतर काठमांडू, पटान और भक्तपुर लिविंग म्यूजियम्स की तरह है, जो देश की ग्लोरियस आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को शोकेस करते हैं। काठमांडू, देश की कैपिटल, एक बसलिंग मेट्रोपोलिस है जहां एंशिएंट टेम्पल्स और मॉडर्न स्ट्रक्चर्स कोएग्जिस्ट करते हैं। पाटन, जिसे ललितपुर या सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, अपनी एक्सक्विजिट न्यूवारी क्राफ्ट्समैनशिप और स्टनिंग पाटन दरबार स्क्वायर के लिए रिनाउंड है। भक्तपुर, द सिटी ऑफ डिवोटीज, ने अपने मेडिवल कैरेक्टर को रिमार्केबली प्रिजर्व किया है, अपनी कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, ट्रेडिशनल हाउसेस और न्यटापोला जैसे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स के साथ। ये शहर सिर्फ हिस्टोरिकल रेलिक्स नहीं है, ये कल्चर, कॉमर्स और डेली लाइफ के वाइब्रेंट सेंटर्स हैं, जो विजिटर्स को एक ऐसी दुनिया में खींचते हैं जहां हिस्ट्री को पाल्पेबली प्रेजेंट महसूस किया जा सकता है। नेपाल की स्टोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस की है, एक ऐसा नेशन जिसने पॉलिटिकल अपहीवल्स, 2015 के डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैलेंजेस को झेला है। इन एडवर्सिटीज के बावजूद नेपाली लोगों का स्पिरिट अनडॉन्टेड रहता है, जिसकी पहचान उनकी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और डीप रूटेड कल्चर। फेडरल रिपब्लिक में ट्रांजिशन अपने चैलेंजेस पेश कर रहा है, जिसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन, सोशल जस्टिस के इश्यूज को एड्रेस करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना शामिल है। फिर भी इन सब के बीच अपनी यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और एक जातीय प्रॉस्पेरस और इक्विटेबल फ्यूचर की एस्पिरेशन रखने का नेपाल का कमिटमेंट कांस्टेंट बना हुआ है, जो 21st सेंचुरी में इसके आगे के पाथ को गाइड कर रहा है। कंक्लूजन में नेपाल का हिस्ट्री स्ट्रगल, एडेप्टेशन, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और प्रोफाउंड कल्चरल रिचनेस का एक कैप्टिवेटिंग नैरेटिव है। इसके एंशिएंट ओरिजिन्स और इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज के रेंज से लेकर लॉर्ड बुद्धा के बर्थ प्लेस के तौर पर इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और इसकी वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी तक, नेपाल ह्यूमन एक्सपीरियंस में एक यूनिक विंडो ऑफर करता है। छोटे-छोटे किंगडम्स के कलेक्शन से एक यूनिफाइड नेशन और नेपाल की हिस्टोरिकल लेगेसी, उसके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, लिविंग ट्रेडिशंस और इसके टाइम्स स्पिरिट इंस्पायर और फैसिनेट करना कंटिन्यू रखती है, जो इसे अर्थ पर किसी भी दूसरे नेशन से बिल्कुल अलग एक ट्रूली रिमार्केबल नेशन बनाती है।